पाकिस्तानियों पर अमेरिकन अटैक्स रुक नहीं रहे। हमने देखा है कि लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर यूएस सेनेट में हेयरिंग के दौरान पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की है और वो बड़ी एग्रेसिव बातचीत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने यूएस के डिफेंस ऑफिशियल से क्या सवालात पूछे हैं पाकिस्तान के बारे में और उनको क्या जवाबात मिले हैं। उसी सीबीएस की रिपोर्ट के हवाले से कि ईरान की मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तानी बेसिस पर खड़े हुए थे, यानी पाकिस्तान ने जो कल एक्सप्लेनेशन दी है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी जो एक सर्टेन लॉबी है पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान पर चढ़ाई करने लगी हुई है। हम इसकी मजीद डिटेल्स देखेंगे और इसके अलावा एक भयानक ऑपरेशन, एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसको अमेरिका और इजराइल ने वेस्ट एशिया की कुछ जगहों पर लॉन्च किया ईरान के खिलाफ। सीरिया और इराक में कुछ की डिटेल्स मंजर आम पर आई हैं, कुछ को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही रिवील कर दिया है। क्या शहजादा बंदा है, खुद ही अपनी सारी उन्होंने स्ट्रेटजी बता दी है। वो भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या प्लानिंग्स की गई ईरान को गिराने की और किस तरह वो नाकाम हुई हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे यूएस की सेनेट हेयरिंग में पाकिस्तान के हवाले से बातचीत, लिंडसे ग्राहम के अमेरिकन मिलिट्री से सवालात और उनके जवाबात। आइए जानते हैं। तो कल की वीडियो में हमने देख लिया था कि यूएस का एक जो स्पेसिफिक तबका है उसकी जानिब से पाकिस्तान पर अटैक्स डबल हो चुके हैं और उसके साथ ही पैरेलल में जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है और उसके मुताबिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहे हैं हमारे और अमेरिकन के दरमियान लड़ाई डलवाने में। ये नेतन्याहू के ख्यालात हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यूएस में जो प्रो इजराइल वॉइसेस हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। उनमें चाहे अमराती हों, चाहे भारतीय हो, चाहे अमरीकी हो, वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हो गए। और उनमें से एक आवाज है सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो हमने कल भी बताया था कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके। रिपब्लिकन पार्टी का बंदा है वो, यानी इसने बुश के साथ भी काम किया हुआ, ट्रंप के साथ भी काम किया हुआ। ट्रंप की बेसिकली पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी का एक पुराना हॉकिश प्लेयर है। पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इजराइल के साथ भी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इजराइल के साथ पाकिस्तान का जो एक बढ़ता हुआ कंपटीशन नजर आ रहा है, जिसमें इजराइल क्लियरली फ्रस्ट्रेट हो रहा है पाकिस्तान के रोल से। तो सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इजराइल की साइड पर खड़े होने का फैसला किया है और पाकिस्तान से गद्दारी कर गया है। और उसने सेनेट हेयरिंग में यह कह भी दिया है कि आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान एज फार एज आई कैन थ्रो देम। तो इनकी क्या गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के हवाले से यूएस के डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ। एक हेयरिंग हो रही थी जिसमें इनका टॉप मिलिट्री चीफ जनरल केन और इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर हेग्सेथ, वो बैठे हुए थे। उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि ये ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को पार करने की इजाजत दे रहा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपका ये ख्याल नहीं कि पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से पाकिस्तान का मीडिएशन का किरदार अंडरमाइन होता है? ये सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सवाल था, जिस पर उनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का जवाब ये था कि ये सीक्रेट मैटर है, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जिसको अभी हम रिवील नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सेम सवाल पीटर हेग्सेथ से किया कि आप बताएं कि पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह से क्या पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं कर देना चाहिए? क्या आपका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जगह कोई और मीडिएटर आना चाहिए आगे? और इसी वजह से तो हम देख रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो इस पर पीटर हेग्सेथ ने भी वही जवाब दिया कि अभी मीडिएशन जारी है, अभी ये पूरा प्रोसेस क्लासिफाइड है, अभी हम इसको पब्लिकली नहीं बता सकते। मतलब यूएस की नजर में अगर ये इतनी क्लियर बात होती तो वो सिंपल कह सकते थे कि जी वो तैयारे तो बिल्कुल हमारे तैयारों की तरह सपोर्टिव एयरक्राफ्ट्स थे, लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए थे। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स ने ये नहीं कहा और एक एम्बिग्विटी रखी गई है यहाँ पर। यानी यूएस मीडिया पर जो हम देख रहे हैं और जो पूरी कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो काफी तगड़ी है। इवन दो कि यूएस का सदर भी अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, लेकिन फिर भी वो कैंपेन बहुत तगड़ी है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान के किरदार के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या आप पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट करते हैं? तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हाँ, वो वंडरफुल मीडिएटर्स हैं। और फिर उन्होंने तारीफ की पाकिस्तान की लीडरशिप की। तो आप देख लें ये फर्क यूएस में जो हम हमेशा बात करते हैं, जो एक गैप है यूएस के अंदर, एक जो सर्टन लॉबीज हैं, प्रेसिडेंशियल हाउस है, कांग्रेस है, तो हर कोई अपने अपने मफादात के लिए काम कर रहा होता है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी आसानियां मिल
मिल रही हैं, जो कल की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि बहुत से मैटर्स के लिए वो पाकिस्तान के पीछे छुपते हैं, पाकिस्तान का सहारा लेते हैं। इवन इजराइल को भी आंखें दिखानी हो तो उसमें भी मतलब वो उस पावरफुल लॉबी को कंट्रोल करना चाहते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये उनकी ख्वाहिश है। पाकिस्तान यहाँ पर जो कुछ कह रहा है, पाकिस्तान अपने मफादात के लिए कह रहा है, रीजन के मफाद के लिए कह रहा है, लेकिन ट्रंप की ये जरूर ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को एक बफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ये नेतन्याहू वगैरह के खिलाफ। जबकि जो वो नेतन्याहू वाली लॉबी है, जो इजरायली लॉबी है, वो ट्रंप के इस किरदार से नाखुश है, और उसमें लिंडजे ग्राहम का भी किरदार है जो कि इजरायली जुबान बोल रहे हैं। और आपको पता है बहुत सी लॉबीज भी चलती हैं, पैसा चलता है, तो जब वो पैसा चलता है तो वो पैसा बोलता भी है। फिर आप अपने जो आप अपना इंटरेस्ट ग्रुप है उसके हक में बोलते हो, और आप देखें साइमल्टेनियसली मतलब पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन हमें नजर आती है कि एक तरफ लिंडजे ग्राहम और एक तरफ इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, और दूसरी तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप जिनकी अपनी एक डगर है। और आप देखें कि उन्होंने अभी तक सीज फायर को एक्सटेंड रखा हुआ है एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए। बड़े लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर अमेरिका अटैक करे। एक तो मेन रीजन ये थी कि जितना इन्होंने नुकसान करवा लिया है अपने एसेट्स का मिडल ईस्ट के अंदर, जो कि इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि ईरान पर हमले लॉन्च करें। इजराइल की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन देखें अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुज़क्का खेस किस्म का ब्लॉकेड लगाया हुआ है जो ज़्यादा मैटर नहीं करता, और अभी चाइना से बातचीत करने जा रहे हैं। वहाँ भी देखेंगे कि क्या बातचीत होती है। और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को पहले ही धमकी दे दी है कि अगर आपने ईरान के साथ ट्रेड जारी रखी, अगर आपने ईरान को वेपन सप्लाई किए, तो हम आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए जो सारी ऑयल सप्लाईज हैं उसको रोक देंगे। ये हमने इस वीडियो में भी देखा था आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले। तो इजरायली लॉबी को इस वक्त पाकिस्तान से क्या तकलीफ है, वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट में एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है सऊदी अरब के साथ, और खुद सऊदी राइटर्स ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस रीजन में फायर फाइटिंग का काम किया। जो आग इजराइल ने लगाई हमने उसको बुझाया, हमने ईरान की एग्रेशन को एब्जॉर्ब किया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इन मीडिएशन एफर्ट्स को सपोर्ट किया। और यही स्टैंस आप देखें चाइना का भी है, चाइना ने भी फुली बैक किया है पाकिस्तान की इन मीडिएशन एफर्ट्स को। लेकिन इजरायली कैंप जो है वो पाकिस्तान की इन मीडिएशन एफर्ट्स को अंडरमाइन करना चाहता है, कंट्रोवर्शियल बनाना चाहता है, खराब करना चाहता है, ताकि कोई और नया वेन्यू इसके लिए मुतय्यन किया जाए, कोई नई पार्टी आए सामने जो कि इजराइल के हक में हो। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इजराइल की तरफ से ये भी आवाज़ें उठी थी कि ये जो मीडिएशन हो रही है इसमें पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ पार्टी है। तो पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत करवा रहे हैं, आप कौन होते हो। लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मीडिएशन का किरदार अदा ना करे, और यही हम सेनेटर लिंडजे ग्राहम के मुंह से भी सुन रहे हैं, जो कभी पाकिस्तान की तरफ भी बड़े फ्रेंडली हुआ करते थे। वो ये कहते हैं कि इफ दे एक्चुअली डू हैव इरानियन एयरक्राफ्ट पार्क्ड इन पाकिस्तान बेसिस टू प्रोटेक्ट इरानियन मिलिट्री एसेट्स, दैट टेल्स मी वी शुड बी लुकिंग मे बी फॉर समबडी एल्स टू मीडिएट। नो वंडर दिस डैम थिंग इज गोइंग नोवेयर। यानी वो कह रहे हैं कि ये तब्दील कर दो मीडिएटर को। और डोनाल्ड ट्रंप अभी तक क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ग्रेट मीडिएटर्स हैं। तो ये तो थी पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स जो मज़ीद ये पाकिस्तान पर अपनी तनकीद बढ़ाते चले जा रहे हैं एक बोगस रिपोर्ट की बेस पर। जबकि पाकिस्तान ने क्लियरली कहा है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, ये सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट थे, बिल्कुल उसी तरह जो कि अमेरिकन वफ्द के थे। और एंटिसिपेशन की टॉक्स में ये कुछ दिन ज़्यादा खड़े रह गए वहाँ पर, और पाकिस्तान ने अगर पार्क ही करना था, अगर छुपाना ही था तो किसी बलोचिस्तान के गारों में छुपाता। सबके सामने नूर खान एयरबेस पर क्यों छुपाता पाकिस्तान। अमेरिका का जो इतना बड़ा स्टाफ आया था, सीक्रेट सर्विस थी, उसमें इंटेलिजेंस के लोग थे, क्या उनको उस वक्त नजर नहीं आया नूर खान एयरबेस पर कि अब जो ये इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, ये क्लियर कट पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन नजर आ रही है हमें। और जब पाकिस्तान का किरदार बढ़ा है इस रीजन में और इनको सेटबैक्स हुए हैं, तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि कुछ तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ है। ये सुपर पावर की पुरानी आदत है कि अगर आप खुद नाकाम हो तो किसी छोटे पर इल्जाम डाल दो। और यहाँ कोशिश की जा रही है कुछ हलकों की तरफ से जो एंटी पाकिस्तान हॉकिश एलिमेंट्स हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम दिया जाए, जो हिस्टोरिकली इन्होंने किया है, जो हिस्टोरिकली जब आग भी लगाने आते हैं इस रीजन में और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं डबल गेम का। जब हम अपने और रीजन के मफाद के लिए फायर फाइटिंग करते हैं इनकी हर जंग के बाद या दौरान, तो ये हम पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इजराइल की जो कैंपेन्स हैं वो हर वक्त कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है और कहाँ पर तखरीब कारी करनी है।
अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि इराक के अंदर दूर दराज रेगिस्तानों में इन्होंने अपनी एक मिलिट्री बेस बनाई हुई थी ईरान पर हमलों के लिए, जो कि अब एक्सपोज हो गई है। और ये बेस इन्होंने इस जंग से कुछ दिन पहले डेवलप की थी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये आसपास के ममालिक को इन्होंने वीक क्यों रखा हुआ है, इराक को, सीरिया को, लेबनान को, कि जहां पर इन्होंने इस तरह की टैक्टिकल कार्रवाइयां करनी हो तो इनको आज़ादी से ये करने का मौका मिले। वीक गवर्नमेंट्स की वजह से सद्दाम हुसैन को हटा दिया, लीबिया में कज़ाफी को हटा दिया, सीरिया में बशारुल असद को हटा दिया, तो अब जो मर्जी करो। अब वहां पर वीक हुकूमतें हैं, अपने पपेट्स हैं, तो जो मर्जी करो, उनकी एयर स्पेस की वायलेशन करो। सीरिया की एयर स्पेस की वायलेशन हमें नजर आती है, लेकिन सीरिया कुछ नहीं कर सकता। सीरिया की लैंड की वायलेशन नजर आती है, सीरिया कुछ नहीं कर पाता। इराक को मुतादिद बार ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इराक कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो इन्होंने हार्ड तरीके से रिजीम चेंज किए, ये उनका शाखसाना है। इससे इजराइल के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मिलिट्री बेस में इजराइल ने अपने स्पेशल फोर्सेस को हाउस किया और ईरान के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए भी इस जगह का इंतखाब किया। और जब जंग के शुरू वाले दिनों में इराकी ट्रूप्स को इस बेस की मौजूदगी का पता चला, तो वो जब इस तरफ बढ़ रहे थे तो इजरायलियों ने उन्हीं की सरजमीन पर उन पर फायर खोल दी और उनको मारा है। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक की कुछ कार्रवाइयों की वजह से वो इजरायली अब भाग चुके हैं वहां से, और ये सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर थी। और यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की मौजूदगी के साथ साथ इस बेस ने एयरफोर्स के लिए लॉजिस्टिकल हब का भी काम किया है, यानी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। और इसको खुद इराक के डिप्टी कमांडर ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन ने अनाउंस किया है कि हमें इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं, कुछ इंडिविजुअल्स की मूवमेंट्स मिली हैं करबला के इलाके के करीब नजफ डेजर्ट में, सऊदी अरब के बॉर्डर से 72 किलोमीटर की दूरी पर। और जब करबला ऑपरेशंस कमांड की 3 रेजिमेंट्स को यहाँ पर चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया, तो वो भी अंडर हैवी फायर आ गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए एक अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो इलाका है, ये इस तरह के खुफिया ऑपरेशंस के लिए आइडियल है, और पास्ट में भी शायद इजराइल ने इस जगह को इस्तेमाल किया हुआ है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, जब से यहाँ पर वीक हुकूमतों का आगाज हुआ है इराक के अंदर। क्योंकि अगर आप इस इलाके को देखें तो यहाँ पर सिर्फ सहरा है और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैसे ही हुकूमत का कंट्रोल बहुत वीक होता है। और अगर आप इसके वेस्टर्न साइड पे चले जाएं, यानी सऊदी अरब के अंदर चले जाएं, तो सऊदी अरब का डेजर्ट वाला पार्ट होता है जहां पर सऊदी अरब का रिलेटिवली कम फोकस होता है। तो ये पूरा इलाका बहुत ही डेंस सहराओं की अमाजगाह है, इराक का ये वेस्टर्न पार्ट और सऊदी अरब का ईस्टर्न पार्ट। मजे की बात यह कि सबसे पहले इस बेस को इराक के एक लोकल चुरवाहे ने एक्सपोज किया था, जिस पर इजराइल ने फायरिंग की और उसको मार दिया। इस तरह के वाकयात से इराक की हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं और वो फिर अपनी सफाइयां पेश करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इराक की बात करें तो वहां पर ईरान का भी इन्फ्लुएंस है और अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस है, और वो अक्सर इन दोनों के दरमियान सैंडविच बन जाते हैं। वो अमेरिका से भी किसी हद तक बनाकर रखते हैं। अमेरिका की थोड़ी बहुत प्रेजेंस थी पिछले कुछ अरसे तक, और अभी भी सुना है कुछ अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स इराक में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ ईरान के सपोर्टेड ग्रुप्स हैं जो कि इराक की मिलिट्री का भी पार्ट है। तो ये एक बड़ी गंभीर और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये इराक में अमेरिकन एसेट्स पर हमले करते हैं ईरानी ग्रुप्स, ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स, जो कि ज़्यादातर शिया ग्रुप्स हैं, और उन पर फिर अमेरिका भी हमले करता है। अमेरिका इराकी हुकूमत से भी कहता है कि इनको हम पर हमलों से रोको। तो यहाँ पर इराकी जो हुकूमत है वो बेबस नज़र आती है, और इस मामले पर भी उन्होंने अपनी सफाइयाँ दी हैं कि हमारा इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इजराइल को हमने कोई इजाज़त नहीं दी हुई, हमने इनको मार भगाया है। जंग के बाद से लेकर अब तक इराक की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी स्टेबलाइज नहीं हुई, और 2023 में हमने देखा था कि यूएई और सऊदी अरब ने एक ज्वाइंट पैकेज ऑफर किया था $6 अरब का इन्वेस्टमेंट का इराक के अंदर। और पिछले दिनों हमने देखा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो रही थी तो यूएस एसेट्स पर बड़े खतरनाक हमले किए गए हैं इराक के अंदर से। वो ग्रुप्स जिनको ईरान बैक करता है, यूएस की एम्बेसी पर भी अटैक हुए हैं और बहुत से सोल्जर्स भी वहां पर जख्मी हुए थे। और इसलिए इराक अक्सर पिछले 20 सालों की बात करें तो एक कोवर्ट मिलिट्री फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है अमेरिका और इजराइल की जानिब से, और इवन ईरान
ईरान की जानिब से भी। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, ईरान का और अमेरिका और इजराइल का, एक दूसरे के इंटरेस्ट को काउंटर करने के लिए इराक में भी लड़ते हैं। तो ये जो बैटल है अमेरिका और ईरान की, इस पूरे रीजन के कई डिफरेंट पार्ट्स में हम देखते हैं। और इसमें एक है कुर्दिश ग्रुप, जिसको अमेरिका ने हिस्टोरिकली आर्म किया हुआ है, लेकिन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ। ये हमने आपको 7 साल पहले एक वीडियो में बताया था, अमेरिकन और कुर्द्स का अलायंस, जबकि ये तुर्की को पसंद नहीं है। अमेरिका ने कुर्दों को सपोर्ट किया वैसे तो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हमने कुर्दों को सपोर्ट किया ईरानियन हुकूमत के खिलाफ, लेकिन उन्होंने असलहा लेकर अपने पास रख लिया, उन्होंने ईरानियन लोगों को दिया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के लोग सड़कों पर आना चाहते हैं, ईरान की हुकूमत के खिलाफ हमले लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वेपन्स नहीं है। हमने वो कुर्दों को दिए थे इराक में और सीरिया में, लेकिन उन्होंने पहुंचाए नहीं आगे और उन्होंने अपने पास रख लिए, क्योंकि उनके मुताबिक शायद कुर्दों के अपने बहुत से मसाइल हैं। कुर्दों की तारीख है, उन्होंने अलकायदा, दाइश वगैरह से लड़ाई की है। अभी तो फिलहाल उनकी दोस्ती हो गई है अहमद अल-शराज से, अभी बड़ा वीक एग्रीमेंट हुआ है। सीरिया की अगर बात करें, लेकिन अब कुर्द भी लड़ लड़कर थक गए हैं। वो अपने आप को IRGC के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते, और हिस्टोरिकली भी वो IRGC से कोई उनके बड़े पंगे नहीं रहे। उन्होंने पिछले 20 सालों में दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ा है, उन्होंने और बहुत से ग्रुपों से लड़ा है, अमेरिका के साथ लड़ा है, उन्होंने टर्की के साथ लड़ाइयाँ की हैं, सीरिया के साथ लड़ाइयाँ की हैं, और अब वो अमन चाहते हैं। इसलिए अब वो वहाँ भी सीरिया में भी पीस डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के प्लान्स एक्सपोज हो गए हैं। और ये हमने जंग के शुरू में भी बताया था कि ईरान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो इराक से लगता है, वहाँ से CIA कुर्दों को सपोर्ट कर रही है कि आप जाके लड़ो, इनके बॉर्डर क्रॉस करो, यहाँ पर तबाही फैलाओ, क्योस क्रिएट करो, जो कि कुर्दों ने नहीं किया। और इस पर अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और ये मुज़क्का खेज बात है कि जिस चीज़ को अमेरिका दहशतगर्दी डिक्लेयर करता है, उसके बारे में खुद आकर पब्लिकली अनाउंस करता है और एडमिट करता है, जी हाँ, हमने हथियार दिए थे। और ये अगर अमेरिकन डेफिनेशन की बात करें, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो ये दहशतगर्दी को फैलाना है कि आप किसी आम ग्रुप को असलहा दो कि वो दूसरे की हुकूमत को जाकर टॉपल करे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ये सिर्फ तभी लड़ते हैं जब इनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है, वैसे ये नहीं लड़ते। और मैं कुर्दिश लोगों से बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। कुर्दिश लोगों की बात करें तो इनकी प्रेजेंस सीरिया में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी कुछ फैक्शंस हैं जो कि कुर्द्स हैं, और इसके अलावा तुर्की में हैं, जिनको तुर्की बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल निगाहों से देखता है, और तुर्की को ये कुर्दिश लोग पसंद नहीं हैं। तुर्की ने इनके एक ग्रुप को दहशतगर्द करार दिया हुआ है कि ये हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी करवाते हैं, और इसलिए वहाँ पर तुर्की इनके साथ बहुत सख्ती से पेश आता है। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो केंट, अमेरिका का एक टॉप फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल, जिसने इस जंग के शुरू होते ही इस्तीफा दे दिया था ये कहकर कि मैं इजराइल की जंग में नहीं पड़ना चाहता, मतलब वहां पर एक बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया। काउंटर टेररिज्म के हेड थे अमेरिका में, और उनका आप कंसिस्टेंट नैरेटिव देखें तो वो इजराइल की इन पॉलिसीज के खिलाफ है, और अमेरिका पर तनकीद करते हैं कि आप इजराइल की जंग में क्यों पड़ रहे हो। तो उन्होंने इस हवाले से ट्वीट की है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इजराइल ने इनको ये पाइप ड्रीम बेचा था कि आप कुर्दों को हथियार दोगे तो ये फौरन एक्टिवेट हो जाएंगे ईरान के खिलाफ, जो कि ऐसा नहीं हुआ, जो कि एक पाइप ड्रीम था, जो कि एक फेल्ड आइडिया था इजराइल की तरफ से प्रेजेंट किया हुआ कि आप कुर्दों को और दूसरे ईरानियन डिसिडेंट्स को सपोर्ट करोगे तो वो कोई जादू क्रिएट करेंगे और ईरान का रजीम टॉपल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जो कैंट के मुताबिक हमें कुर्दों पर गुस्सा होने के बजाय, जो कि हमारे बड़े एक क्रिटिकल एलाय हैं, हमें इजराइल पर गुस्सा होना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज हम पर क्यों थोप रहा है। Israel's primary goal was to get us into the war, not to make sure the pipe dream they were selling would actually work। और उन्होंने मजीद कहा कि इजराइल ये जानता है कि ईरान को हमारी सपोर्ट के बगैर वो नहीं गिरा सकता, ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो बार बार हमें घसीटते हैं इस जंग में, जो कि हमारी जंग नहीं है। तो ये अमेरिकन्स ने क्लियरली देख लिया है कि वो हर फ्रंट पर फेल हुए हैं ईरान के खिलाफ। किसी हद तक इनको एयर सुपीरियरिटी तो मिली, वो टेक्टिकल एज मिला, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखें ईस्ट वेस्ट या आप समंदरों में चले जाएं, इनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल अभी तक है। कुर्दों ने और दूसरे ग्रुप्स ने ईरान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। ईरान अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत को कुचलने में भी कामयाब हुआ जब इन्होंने मुसाद के बहुत से बंदे पकड़े हैं।
और इसके अलावा ईरान के जो ट्रेड रूट्स हैं वो भी उसी तरह इस्टेब्लिश्ड हैं। जो लैंड रूट्स हैं, पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशिया के जो रास्ते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ उनकी कनेक्टिविटी है, जो इनकी डेप्थ है, वो इनको एक एज प्रोवाइड करती है। और जो वास्टनेस है इनकी डेप्थ की, इनकी ज्योग्राफी की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इनका कंट्रोल, रशिया से कनेक्टिविटी, और अब कुर्द भी लड़ने ना आए। और अभी एक और नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसी तरह इंटैक्ट हैं। तकरीबन 90% तक उनकी मिसाइल साइट्स वहीं पर मौजूद हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है, ईरान की मॉडर्न डे में ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी कि डीप इनसाइड गारों के अंदर उन्होंने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट छुपाया और सक्सेसफुली वहां से हमले लॉन्च किए। अमेरिका और इजराइल अपनी एरियल कैंपेन के जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उखाड़ सके और ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग कैपेबिलिटी वहीं की वहीं खड़ी है। एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिकन के लिए। और इसलिए अमेरिकन हल्के भी यही सोच रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, कि यार अटैक करेंगे तो क्या उससे हमें आउटकम मिलेगा। हम 2 और बंदों को मार देंगे, 3 और कमांडर्स को मार देंगे, लेकिन वो नीचे से मजीद आते जाएंगे। जो इनका डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम है वो कभी भी हारेगा नहीं। और यहाँ पर अमेरिकन के लिए एक और लेसन है कि तालिबान जब 20 साल बाद जीत गए थे, जो इनिशियल 40 दिन थे उसमें तालिबान को शिकस्त हुई थी। यहाँ पर ईरानियंस को वो भी नहीं हुई, बल्कि इनिशियल 40 दिनों में क्या हुआ है, अमेरिका की सारी मिलिट्री बेसिस तबाह हुई हैं। तो ये एक अपनी नौयत का पहला वाक़या है मॉडर्न डे हिस्ट्री में। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की जो सुपीरियॉरिटी थी इस लेवल तक चैलेंज हुई है। और इसका इल्ज़ाम अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन पर आता है कि इन्होंने ये हमला क्यों लॉन्च किया, पावरफुल लॉबीज के दबाव पर, जिसकी वजह से अमेरिका की अपनी पावर अंडरमाइन हुई है। कि जहां हिस्टोरिकली वियतनाम और अफगानिस्तान में इनको क्विक सक्सेसेस मिलती थी शुरू वाले दिनों में, इस बार वो भी नहीं मिली। और लॉन्ग टर्म में आप सोचे फिर क्या हाल होगा। इसलिए अब ज़रा ये पीछे हटे हुए हैं और इन्होंने एक स्टेप बैक लिया है। बेसिस तो तबाह है, अब इनकी पोजीशन है समंदरों में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और इनको क्या ये एक्सपोज करना चाहेंगे एक सेकेंड राउंड में? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब इस शिकस्त का ब्लेम इधर उधर डालने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त अमेरिका में भी 2 कैंप्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, उनका कुछ नहीं पता, वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। और अभी वो चीन जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा वो भी हम सारा कवर करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त बात सामने आ सकती है, जिस तरह अभी इधर उधर से आ रही है। लिंडसे ग्राहम हो गए या नेतन्याहू हो गया या कुछ और वो जो हॉकिश एलिमेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान पर हमेशा डबल गेम का इल्जाम लगाते हैं, वही सिलसिला रिपीट हो रहा है। तो क्या ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा अटैक आ सकता है पाकिस्तान की तरफ, या आपके ख्याल में अभी ऐसा होने का चांस नहीं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं, एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।